आइए, हम लोगों ने अपने JIGL में क्या स्टार्ट किया था? जी हाँ, जूरिस्प्रूडेंस वाले चीज में हम लोग पहले आ गए, एक तरह से कहिए जनरल लॉ वाला ये सब पार्ट। उन्होंने कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है कि भाई कौन सा किधर है, कौन सा जूरिस्प्रूडेंस, कौन सा, सीधा सीधा बोला 100 मार्क्स में ये चीज है पढ़ना है। हम लोगों ने पहले जो पढ़ना शुरू किया वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसीलिए क्योंकि बड़े सारे स्टैट्यूट का मतलब एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जो भी चीजें अथॉरिटी इशू करती है, इसे समझे कैसे, ये हमने पढ़ना शुरू किया था। इसे समझे क्यों, ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई रूल क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि रूल बनाने वाली बॉडी जो होती है वो कौन होती है? लेजिस्लेचर। जो उसे हमारे और आपके ऊपर इंपोज करता है वो कौन है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। और जो उस चीज को देखते हैं कि कहीं किसी को इसमें कोई दिक्कत आया, कोई कंफ्यूजन आया, किसी तरह की प्रॉब्लम आई, और अगर कोई जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, तो लोग कहां जाते हैं? जुडिशरी, जिसको कोर्ट कहते हैं। तो लॉ बनाने वाले और उस लॉ को जो क्या करते हैं, उस लॉ को जो डे टू डे लाइफ में उनके ऊपर फैसला सुनाते, वो दो बॉडी अलग अलग है। तो उनके समझने के दिक्कत को लेकर के कहीं लॉ को गलत तरीके से ना समझ लिया जाए, इसके लिए जरूरत पड़ा एक रूल बना दो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे समझेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसे समझेंगे। हम लोगों ने पहले कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल देखे थे कि भाई क्यों इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। हमने बड़े किडीज से बहुत बच्चे वाले बेसिक एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन उन्हीं बच्चे वाले एग्जाम्पल्स जो हमारे लिए थे, वही जुडिशरी में जाकर के भी उनके लिए भी जो है वो एग्जाम्पल बन गए। जब कहीं पे आया कि मे पढ़ें या शैल पढ़ें, आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, देखेंगे जब मैम आपको पढ़ाएंगे, कुछ पोर्शन मैं भी पढ़ाऊंगा, वहां पे आप देखिएगा कि ऑल्दो मे लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर करेंगे शैल की तरह। मतलब लॉ में लिखा हुआ है मे, फिर भी हम कंसीडर कैसे करेंगे? शैल की तरह। और कुछ जगह शैल लिखा हुआ रहेगा, बट स्टिल हम लोग उसको किस तरह से कंसीडर करेंगे? मे की तरह। तो ये सारे चीज अब आ गए ना, ये रूल से रिलेटेड बातें। तो इन्होंने जो है यहां पे कहा कि अगर हमें कहीं भी इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो इस इंटरप्रिटेशन को करने के लिए हमें किस किस तरह के एक्ट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितने भी तरह के एक्ट हैं, जितने भी तरह के लॉ हैं, जिनको हम स्टैट्यूट कहते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर, चाहे वो सेबी ने इशू किए, चाहे फेमा के अकॉर्डिंग हुआ, चाहे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, चाहे NCLT लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, कंपनी कोर्ट रूल के अकॉर्डिंग हुआ, जिस भी रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, जो भी चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, कहा उन सबको हमने इस मेजर 8 कैटेगरी में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इनमें से हो सकता है आपको 4-5 कैटेगरी तो कभी मिलेंगे ही नहीं, पुरानी बात हो गई, खत्म हो गया ये चीज करना, कोडिफाइंग वगैरह, अमेंडमेंट वगैरह सबसे ज्यादा दिखता रहेगा, डिक्लेरेटरी बहुत ज्यादा जो क्या होता है दिखता रहेगा, पेनल वाला जो आपको क्या होता रहेगा, स्टैट्यूट बहुत ज्यादा दिखते रहेंगे। कल के डेट में और भी कोई एक्ट बना, एक्ट तो लगातार बन रहे होते हैं, तो इन्हीं में से किसी में क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा कि ये इस कैटेगरी में गया और ये इस कैटेगरी में गया। ऐसा भी हो सकता है कि कल के डेट में कोई नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना पड़े, क्योंकि जो एक्ट बना रहे वो इन 8 कैटेगरी में से किसी में हमारा फिट नहीं हो रहा है, पॉसिबल। तो हमने ये सारे के सारे कैटेगरी जो है वो देख लिया था, और फिर हमने पढ़ना शुरू किया था कि हम इंटरप्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो कहा देखिए भाई, हमने जितने भी तरह से इंटरप्रिटेशन के रूल बनाए हैं उसको 2 मेजर कैटेगरी में बांट दिया। कितने मेजर कैटेगरी में? 2। एक का नाम रखा प्राइमरी रूल, रख दिया प्राइमरी। इस चीज को एलिमेंट्री रूल भी रख सकते थे, उन्होंने क्या बोल दिया? प्राइमरी रूल। तो हम भी क्या बोलेंगे, या हम लिखेंगे कि हमें यह नाम पसंद नहीं, इसका नाम ढिंचैक रूल रखो, तो हम याद रखेंगे नहीं, मजबूरी है। क्या रख दिया इसका नाम? प्राइमरी रूल। अब इसमें इन्होंने इन रूल्स को डाल दिया। रूल बड़े सारे हैं। प्राइमरी रूल में हमें ये सारे रूल क्या करने हैं? पढ़ने हैं। फिर मैं आपको बताऊं, इतने ही रूल नहीं है, लेकिन हमें इतने रूल क्या करने हैं? पढ़ने हैं। और ये अदर रूल या सेकेंडरी रूल में रख दिया। अदर रूल, सेकेंडरी रूल इतने ही नहीं है, हमें इतने ही क्या करने हैं? पढ़ने हैं। और एक खास बात, हो सकता है कि जब आप चीजों को करने लगे, जब हम लोग एक से एक रूल को करने लगे, तो आपने क्या देखा? एक चीज आता है जो सबसे पहला है, और वो आता है लिटरल इंटरप्रिटेशन वाला रूल आता है, लिटरल और ग्रामेटिकल। कहा कि बुद्धि मत लगाओ, कुछ ना करो, सबसे पहला काम है कि लॉ जैसे लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, उसी तरह से पढ़ो और उसका लिटरल मीनिंग के बेसिस पे जजमेंट सुना दो। और इस बात को लेकर के बिल्कुल ही मत सोचो, इस बात को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इसके कारण इसे तो सजाए मौत मिल जाएगी, इसे तो रिग्रेस इंप्रिजमेंट मिल जाएगा, इसे तो जो फांसी मिल जाएगी, और इसके तो 2 बच्चे हैं।
बिल्कुल नहीं देखना है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माँ बाप बूढ़े हैं, पापा पैरालाइज्ड है, जो भी तरह का चीजों का बिल्कुल ही नहीं। कहा कि कोर्ट को ये बिल्कुल ही नहीं देखना है, बल्कि करना क्या है, कहा कि उनका काम है चाहे कितना भी उसका कंसिक्वेंस जो है वो बुरा क्यों ना हो, अगर लॉ के वर्ड क्लियर है तो डोंट टेक एनी अदर इंटरप्रिटेशन अदर देन व्हाट लिटरल इंटरप्रिटेशन। क्लियर है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। जब तक एम्बिग्यूटी ना आए तब तक सिर्फ और सिर्फ थंब रूल। सबसे पहले कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। लिटरल इंटरप्रिटेशन देखने के बाद हम मूव किए थे और हमने कहा था कि कुछ ऐसे जगह है जहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे वर्ड के मल्टीपल मतलब निकल रहे हैं। अब अगर मल्टीपल मतलब निकल रहे तो ही तो कंफ्यूजन होगा, जो हमने बात की थी, क्या आप पीते हैं, मल्टीपल मतलब निकल रहा है। एक इसका व्यापक मतलब है झूम बराबर झूम शराबी, और एक नॉर्मल पानी वगैरह पीना। कहा कि अब कौन क्या समझ रहा है इसके लिए बताना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में और कैसे, उससे पहले क्या बोला गया, वो माहौल क्या था। चारों बगल लोग हाथ में जो है छलकाए जा आइए आपके गैस के नाम, और अब जो है वो पिए जा रहे। अब वैसे सिचुएशन में पूछा जाए, अब मेरे हाथ में मान लीजिए कोई ग्लास नहीं, पूछा जाए डू यू ड्रिंक, इसका मतलब क्या, पानी पीऊंगा, तो अभी तो बोला था ड्रिंक नहीं करते, अभी क्या कर रहे हो, पानी क्या खा रहे हो, क्या आप बंगाली हो, पानी खाबो, जल खाबो, सब खाबो, कुछ ना पीबो। तो कहा कि अब तो आप क्या कर रहे हैं, तो कहा गया कि यहां पे ही देखना रहेगा सिचुएशन। तो जब भी एक से ज्यादा मतलब रहे, एम्बिग्यूटी आए, उसके जो है मीनिंग ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें उसके ग्रामेटिकल और लिटरल मीनिंग को लेना है या किसको लेना है, मंजुलिका की आत्मा आमी छे तुम्हार। पता है आपको, ये सही बात है, नहीं पता है आपको क्या, जाइए आज आप रात में, आपको घर में पता चलेगा। गलती से भी नहीं बोलते ऐसा, पता है, ऐसे ही करके जो है, जब हम लोग ज्यादा साने बन जाते थे और दादी लोग को कभी कभी पढ़ लिया कुछ, अगली बार गए तो बोलते थे दादी नानी को, आप लोग ऐसा ही सुनाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा ठीक है, आज देखना उस पेड़ के ऊपर जरा, रात में 2 बजे देखना या रात में 10 बजे देखना उस पे, और सही में यकीन मानेंगे जो बता देते थे ऐसे लगता था कोई ऐसे है। कपड़े सूखने के लिए रखे हुए तो लगता था उसके हाथ पैर बन गए। कभी आपने ऐसा फील किया? चलिए आ जाते हैं, भूत की दुनिया से बाहर निकलते भविष्य के बारे में सोचते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा मतलब है तो क्या लेंगे उसका हम, सेंसेबल। लिटरल मीनिंग की जगह क्या लेंगे, ठीक है, चलिए सेंसेबल मीनिंग ले लिया। उसके बाद हमने एक जो है वो लैटिन मैगजीम, और आपको बताया भी था, इसी को कहते हैं गोल्डन रूल, इसी को कहते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इसी को क्या कहते हैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। और इसी को इन्होंने इस भाषा में क्या कह दिया, अटरेस मेजिस वैलिएट कॉम पेरियट। अब अगर ऐसे बोल दिया तो हम उसे ध्यान रखेंगे, और इसका मतलब यही होता है कि जहां तक हो सके लॉ में जो लिखा हुआ है उसको इफेक्ट देने की कोशिश करनी है। हमारे और आपके तरह मैं नहीं हूं, आपके तरह जो है वो बहाना बना करके सिर्फ इसे जो है वो क्या नहीं कर देना है, वॉइड नहीं कर देना है। मतलब कोशिश करना है कि जहां तक हो सके, सर ने कुछ बोला है, जहां तक हो सके शिद्दत से वो लिख के लाएंगे। कोई बहाना नहीं कि सर मैं गिर गया, मैं मर गया, सर मैं तो किसी तरह बचा हूं या किसी तरह बची हूं, आपको पता है क्या मेरे साथ हादसा हो गया, नहीं, कुछ नहीं। कोशिश क्या करना है, जहां तक हो सके हमें वो चीज पूरा करके लाना है। यही चीज ये मैगजिम कहता है कि लॉ में जो लिखा हुआ है सिर्फ ये नहीं कि चलो ये चीज हटा दो और इसको क्या कर दो, वॉइड कर दो, बल्कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट, कि कैसे उसे हम क्या दे सके, इफेक्ट दे सके। आइए, इसके बाद हम पहुंचे थे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। हार्मोनी, 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में हार्मोनी बनाने की जरूरत पड़ती है या अकेले हार्मोनी बनाने की जरूरत पड़ती है? जब एक से ज्यादा होंगे तब ना हार्मोनी की जरूरत हो, क्योंकि हार्मोनी का सिंपल मतलब हो गया मेल जोल से रहना। दोनों एक जगह रहे, ये नहीं कि एक को भगा दिया तब कौन सा हार्मोनी हुआ, दोनों हैं फिर भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मोनी। अकेला भीड़ नहीं होता, मैं अकेले ही भीड़ हूं ना भाई, तू भीड़ नहीं है, तंतु ढीला है। ज्यादा एक से लोग होंगे तो ही क्या होगा, भीड़ के डेफिनेशन। अब 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। कहा गया कि हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब एक स्टैट्यूट के एक से ज्यादा प्रोविजन के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा प्रोविजन के बीच में क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, या डिफरेंट क्या हो,
स्टैट्यूट, सेम स्टैट्यूट भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट। कल मैंने आपको बताया था, एक स्टैट्यूट कंपनी लॉ, एक इधर से भी। अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस, एक कहता है इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, दूसरा कहता है इतने होने चाहिए, हमें उन दोनों को कंप्लाई करना है। वी हैव टू कंप्लाई ऑल द लॉ इन टोटलिटी। और उसका क्या होना चाहिए? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? यही हुआ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आपका। फिर हम लोग आए थे मिसचीफ रूल और हिडन रूल। ये रूल कहता है कि किसी भी लॉ को जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो तो उसके भीतर जो डिफेक्ट है उसको छोड़ो, जो वो रिमेडी दे रहा है उसको पकड़ो। मतलब दो तरह के आपके पास एक इंसान है जिसमें दो तरह की बातें हैं, एक उसकी बुरी बातें और एक अच्छी बातें। अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो उसके सारे बुरे और सारे खराब बातें सीख लो और एक भी अच्छी बात ना सीखो। ये या ये? नो। तो उसकी हम क्या सीखें? अच्छी बातें सीखे। मान लीजिए मेरी कोई बुरी आदत, अब मैं आपका टीचर हूं तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि भाई मैंने ये कोर्स इतने दिन में किया, ये इतने दिन किया, इतने जगह मैं सक्सेसफुल रहा, वो वाला देखेंगे या कोई बुरी आदत रहेगी वो देखिएगा? तो अच्छा वाला अपने में लीजिएगा, जो मेरा खराब वाला रहेगा वो लीजिएगा। हर जगह तो यही सिखाया जाता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में, क्योंकि जिस दिन वो परफेक्ट हो जाता है उस दिन हम फिर उसे इंसान से हटा करके भगवान या किसी और दूत या किसी और फॉर्म में रख देते हैं। नहीं कर देते? हम ही आप तो पूजने लगते हैं उन्हें कि भाई अब ये नहीं रहे, ये तो बाबा हो गए, जो भी रहे जैसे भी रहे। तो यहां पे यही हम लोग कह रहे हैं कि मिसचीफ रूल क्या कहता है कि लॉ में अगर कोई डिफेक्ट है, किसी भी चीज में जो लॉ बना है सारा का सारा डिफेक्ट ही नहीं होगा उसमें, तो अगर कोई वर्ड जो है वो लॉ के डिफेक्ट की तरफ जा रहा है तो उसको क्या कीजिए? छोड़िए। ये देखिए कि वो लॉ किस रिमेडी के लिए बना है, किस उद्देश्य के लिए बना था, क्या उसका पर्पस था, उस वाले मीनिंग को क्या कीजिए? कैच कीजिए और क्या कीजिए? अप्लाई कर दीजिए। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, एक आपका जो है वो हमने लिया था एबॉर्शन वाला भी लिया था, नहीं लिया था, कि लीगल एबॉर्शन मीन्स व्हेन इट हैज बीन कंडक्टेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर कंडक्टर मतलब इंजेक्शन आकर के नर्स देके चली गई, दवाई नर्स खिला करके चली गई, इलीगल इलीगल इलीगल। तो कहा नहीं, ये टॉम जेरी वाला गेम नहीं हो रहा है। या वो कौन सा खेलते थे, स्टोन पेपर सीजर, मत पूछिए, माय गॉड बहुत खेला हूं ये गेम, थक जाता था ये गेम खेलते खेलते। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं थकते थे इस गेम से। ये निकालो ये। अब पता है जब आप रियल खेलने लगेंगे ना तो रियली आप जीतना भी चाहेंगे, क्योंकि लगेगा कि जब पक ही रहे हैं तो मैं क्यों ना क्या करूं, जीतूं। तो कह रहे हैं कि ये स्टोन पेपर और सीजर वाला गेम नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आपको डिफेक्ट को छोड़ना है और किस तरफ निकलना है? अब ये रूल जो है वो सबसे पहले किस केस में आया, किस ईयर में ये डिसाइड हुआ? 1584। इसका तो देखिए कब कब का चीज और कैसे कैसे हमने क्या किया, अपने जो है वो इंटरप्रिटेशन में डाला। और इसको जो है वो डिसाइड जो किया था, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में रह सकता है। तीनों नाम रखिएगा, एक्सचेकर ऑफ प्ली, कोर्ट ऑफ एक्सचेकर और बैरन ऑफ, ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक में बताइए कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द नहीं? बढ़े आगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले जवानों कहीं कोई दिक्कत? आपका कुछ नहीं आएगा इसका मतलब मैं समझूंगा नहीं है कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, आएंगे एक और जगह पहुंच करके तब आप नोट करेंगे। अभी इसका पार्ट थोड़ा बचा हुआ है, दूंगा मैं नोट करने का मौका इससे पीछे से ही। अब यहां पे जो है वो मिसचीफ रूल का मैंने कहा था कुछ केस लॉ भी करेंगे, जिसमें देखिए कि ये जो बात लिखी हुई है सबसे ऊपर में, एक बार जरा ये केस खुद समझ के देखिए। तो अब तो केस थोड़ा समझ में आना चाहिए। मान लीजिए टीचर को हार्ट अटैक आया, अबुल कलाम की तरह पढ़ाते पढ़ाते ही निकल पड़े। अब आपको ये खुद समझना है। देखिए तो क्या लिखा है, बहुत टफ बात लिख दिया। सिंपल बात है, आप देख रहे घूम फिर करके क्या बात आ रहा है हर जगह, इंटेंशन। और मैंने आपको याद कीजिए पहले दिन बताया था कि ये तो इन्होंने इतना लॉ बना बना करके हमारे ऊपर मारा है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन तो रीजनेबल, तो गोल्डन, तो मिसचीफ रूल, तो हार्मोनियस। मैं तो बोलता हूं बस एक ही चीज है इसमें, एक है लिटरल और एक है इंटेंशन। अगर मुझे लॉ बनाना था तो मैं तो एक ही चीज बोलता, लिटरल मीनिंग लो, अगर उसमें कोई एम्बिग्यूटी है तो इंटेंशन को पिक करो और उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करो। आसान नहीं हो जाता? अब आप देखिएगा आजकल जो लॉ बनते हैं, अब जो लॉ बनते हैं वो इसीलिए थोड़े सिंप्लीफाइड बनते हैं, क्योंकि जो बनाने वाले थे वही खुद क्या थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। उन्हें मजा आता था,
जब तक ज्यादा परेशान ना करो तब तक फील नहीं आता था। जो टीचर हमारे होते थे पहले, जब तक वो पीट के नहीं जाते तब तक उन्हें लगता ही नहीं था कि आज बच्चे को कुछ पढ़ाया है, क्योंकि आवाज कहां गया पीछे कि नालायक पढ़ता क्यों नहीं है, ये सब पीछे जाएगा तब ना शाम में जाते वक्त मम्मा नाश्ता देगी। यकीन मानिए जो टीचर जितना दुष्टता करता था, मम्मा उतना अच्छा अच्छा नाश्ता उसे खिलाती थी, क्योंकि वो क्या समझती थी कि मेरे बच्चे का उतना ही क्या रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, तभी तो इतना जो है वो पेन लेकर के जो है वो पढ़ा रहे। पेन लेके पढ़ा नहीं रहे, पहले पीट भी रहे हैं, वो भी समझे। कभी कभी तो नहीं कुछ पीटने के लिए तो जोर से ही बोल दिया, तुम लोग ठीक से काम करके क्यों नहीं रखते। एक बार तो आवाज जाए पीछे, किसका मतलब कौन सा कार्यक्रम चल रहा है भाई, पढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, ये पता रहे। ठीक वैसे ही मेरे अकॉर्डिंग बोला जाए तो मुझे दो चीज दिखता है, एक लिटरल इंटरप्रिटेशन, और कहीं भी जो है वो लगे कि वर्ड में एम्बिग्यूटी है, सेंस में एम्बिग्यूटी है, तो सिर्फ इंटेंशन पिक कर लो कि लॉ बनाने का क्या इंटेंशन था, काम आसान हो जाता है। लेकिन मेरे बोलने से काम होगा नहीं, मैं तो बस तुच्छ प्राणी, कोई लॉ बनाया नहीं, मैं बस आपकी मदद कर सकता हूं जो लॉ है उसको क्या करने में, समझाने में। तो अगला जो ये कहता है वो क्या कहता है, सोदरा देवी केस में क्या बोला गया, किसका जजमेंट है और क्या बोला वो देखिए, रूल एप्लीकेबल ओनली व्हेन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर केस लॉ एप्लीकेबिलिटी पे आ जाए, देखिए ध्यान से समझिए इन बातों को, सिर्फ उतना मत समझिए जितना आप समझना चाहते, काइंडली उतना समझिए जितना मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि इससे अलग अलग चीज निकल के आ जाएगा। ये सिर्फ एक केस लॉ नहीं है। अगर आपको हिडन रूल के या मिस्चीवियस रूल के जो है, मिस्चीफ रूल के जो है वो एप्लीकेबिलिटी को लेकर के अगर पूछ दिया केस में, तो ये काम आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेबिलिटी पे है। क्योंकि ये कह रहा है ये एप्लीकेबल कब है, जब क्या है, एम्बिगियस एंड रीजनेबली कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, तब बोला। तो अगर एप्लीकेबिलिटी को लेकर के कोई केस लॉ रहा तो साफ यहां लिख देंगे कि दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन व्हाट, व्हेन द वर्ड्स गिवन इन द एक्ट, क्वेश्चन जो भी बोलिए वो क्या है, एम्बिगुअस है एंड कैरिंग मोर देन वन मीनिंग, जिससे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एक केस लॉ है, इसको अभी मैंने पढ़ने नहीं बोला, आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी पढ़े होंगे। फिर भी चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और सोचते हैं, जैसे हमने शायद बात करते वक्त एग्जाम्पल लिया था जब शुरू किया था। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ग्रीन वेजिटेबल, क्या लिखा हुआ है, किसको कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल, एग्जाम्पल मत दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल को डिफाइन करना है। एग्जाम्पल हो गया क्या, पालक, ये वो, ये सब ग्रीन वेजिटेबल, ये एग्जाम्पल हो गए। डिफाइन कीजिए ग्रीन वेजिटेबल। नॉर्मल वो वेजिटेबल जो क्या लगता है, जिसके पत्ते क्या हुए और वो खाने का चीज हो। शुगर केन, कितने ग्रीन ग्रीन, कितने बड़े बड़े पत्ते, पालक के पत्ते को भी मात दे दे, देखा है ना शुगर केन, पक्का दिखाने की जरूरत नहीं है फोटो, बड़े बड़े पत्ते लगे होते हैं। तो अब कहा गया कि ये बेसिकली मामला क्या है, वो देखिए कैसे लॉ को कैसे जो है वहां डिफीट किया गया। यहां पे अब देखिए जरा कि लॉ को डिफीट किया गया, क्यों बोला गया कि मिसचीफ रूल लगाना है। यहां पे देखिए एक बार पढ़ करके, और ये केस आप मुझे समझाएंगे इस बार। बस ये मत बोलिएगा सर पैसे फिर आप दोगे, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं गरीब आदमी, पैसे नहीं मेरे पास। केस लॉ विल मेक योर लाइफ वेरी इजी, अगर ये समझना सीख गए और केस लॉ पढ़ने में मजा आने लगा। कुछ दिन बाद देखिएगा आपको लगेगा सर कोई केस लॉ इसका नहीं है, मैं नहीं देना चाहूंगा तो भी आप बोलेंगे, अब नहीं रहेगा तो कहां से लाके दूंगा। या एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कोर्स को लेकर के। सामने वाला क्या गोली देना चाह रहा है, लॉ का फायदा उठाना चाह रहा है। शुगर केन किस दायरे में आ रहा है, ये डाल रहा है ग्रीन वेजिटेबल के दायरे में, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है वो देखिए। ये जो है मोतीपुर जमींदारी कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खुराफात माइंड होता है, दिमाग लगाया कि लॉ को क्या करें, डिफीट करें। और उन्होंने कहा कि चीनी पे सेल्स टैक्स लगेगा, उस समय के अकॉर्डिंग चलते, जिस समय का डिसाइडेड केस है। अब देखिए कब का केस है वो देख लीजिए,
47 का। तो हर स्टेट को मजबूत होना था, तो हर स्टेट ने क्या किया, एक्ट वगैरह लगाया। अब जैसे ये एक्ट वगैरह इंपोज किया तो उसके अकॉर्डिंग, सेल्स टैक्स के अकॉर्डिंग कहा गया कि ग्रीन वेजिटेबल के वेदर शुगर केन फेल विद इन टर्म ग्रीन वेजिटेबल, क्योंकि कहा ग्रीन वेजिटेबल पे तो नहीं लाए क्योंकि गरीब किसानों का होता है, आजादी ही हुई थी, जो किसान थे उनके चीजों पे टैक्स वगैरह लगाइएगा तो फोड़ के रख देते। लेकिन कहा कि शुगर फैक्ट्री वगैरह तो रिच लोग चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, तो कहा कि उसको हम इस दायरे में रखें तभी तो कुछ सेल्स टैक्स आएगा। सेल्स का मतलब बेचने पे, हर सामान आ जाओ बेचो उस पे टैक्स दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल को उस दायरे से बाहर रखा था। तो ये जो है मोतीपुर जमींदारी, देखिए जमींदारी, उस समय जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हुई थी, आजादी मिली थी, जमींदारी वगैरह खत्म नहीं हुआ था। बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद कैसा कार्यक्रम चला जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करी, बनाने की जरूरत हमें पड़ी थी। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो ग्रीन वेजिटेबल है तो इस पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर उस पे सेल्स टैक्स लगाना है तो पहले उसको ग्रीन वेजिटेबल के दायरे से क्या करना पड़ेगा। अब देखिए सेल्स टैक्स का पर्पस डिफीट हो जाएगा। ऐसे में तो हर चीज किसी न किसी तरह से किसी एक्ट के दायरे में ला करके वो क्या करेंगे, सेल्स टैक्स किसी चीज पे लगने ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ ग्रीन वेजिटेबल का मतलब जो है वो वेजिटेबल होता है जिसको नॉर्मल तरीके से हम जाते हैं और किचन में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब किचन का तो मत कि सर अगर हम उसको ड्राइंग रूम में आके खाएं तो फिर तो डेनिस द मेनिस वाला हो गया। किचन में यूज करने का मतलब है जिससे खाना पकाया जाता है और उसको क्या करते हैं, खाते हैं। किसी को देखा मस्त शुगर केन का सब्जी बनाया है, मेरे घर में तो हर दिन शुगर केन का ही सब्जी बनता है, हमें तो वही पसंद है, सुबह शाम नाश्ता में सब में खाते हैं। नहीं, इसका मतलब वो नॉर्मल किचन टेबल पे सर्व नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि मिसचीफ रूल क्यों लगा यहाँ पे, कहा कि यहाँ पे जो इसका मिसचीफ है, जो डिफीट कर रहा है उसको छोड़ो, डिफेक्ट को छोड़ो, तो डिफेक्ट छोड़ना पड़ेगा। और कहा कि इसको ग्रीन वेजिटेबल के दायरे में अगर रखें तो वो डिफेक्ट हुआ, उसको छोड़िए और रेमेडी की तरफ जाइए। ये जो है वो आपका मॉनेटरी क्रॉप है, अर्निंग क्रॉप के में ये सब आता है, रिच क्रॉप में आता है। तो इसीलिए इसको हम किस दायरे में रखेंगे, सेल्स टैक्स के दायरे में रखेंगे, तभी ना एक्ट का पर्पस पूरा होगा। तो जो डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए बोला कि ना सिर्फ हरे पत्ते लगे हैं, इसका मतलब वो ग्रीन वेजिटेबल, यही था उसका डिफेक्ट उस एस्पेक्ट का। और इसका जो है वो आपका जो है वो रिलीफ क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ कि उसको ग्रीन वेजिटेबल नहीं लेकर के उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मॉनेटरी जो है वो वेजिटेबल में लेंगे, उसको अर्निंग में लेंगे और उसको रिच क्रॉप में लेंगे। क्लियर है, ये था हमारा मिसचीफ रूल और हेडन रूल। क्लियर। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या बोला, कौन सा मतलब, प्लेन मीनिंग, ठीक है। रीजनेबल, लॉजिकल, गोल्डन रूल, अस रेट मैजिस डैश डैश, वो क्या बोला, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत है, वो तो बोला कि दो के बीच में अगर हार्मोनी है तो सबको क्या करो, सबका सम्मान करो, सबको मिला करके रखो। ऐसा इंटरप्रिटेशन लो कि जितने भी एक्ट हैं वी कैन कंप्लाई ऑल द लॉ इन टोटलिटी, वो हो गया हार्मोनियस। मिसचीफ या हेडन रूल क्या बोला, डिफेक्ट को छोड़ो और रिलीफ को क्या करो, ठीक है। अब ऐसे एक एक एग्जाम्पल और ये याद रहेगा ना तो आसान हो जाएगा। अब इसमें जैसे ये शुगर केन वाला याद रख लीजिएगा, ऐसे ही जो है वो आपका जो है इससे पहले कौन सा था, मिस्चीफ वाले में एक ये भी याद रख सकते हैं आप, जो हमने एबॉर्शन वाला लिया। फिर उससे पहले वाले में याद रख लीजिएगा कोई भी जो है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर और मेजर वाला हार्मोनियस, एक ही जो है प्रोविजन, कंपनी लॉ और फिर आपका सेबी वाला, ऐसे करके तो आसान हो जाएगा समझना। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद वाला जो है वो हमारा कहता है रूल ऑफ। अब ये एक साथ आपको लेकर के चलना है, इसीलिए इसके ठीक बात पहले इसको बता रहा हूं। ये जो है वो क्या कहता है, ये एक बार जरा देखिए, इज्यूस्डम जेनरिस। अब यहां पे जो है जेनरिस से जो है वो आपको पिक करना रहेगा, फिर ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम और नेचर। लेकिन यहां पे कुछ बातें आएंगी और कुछ बात क्या आएगी वो ध्यान से समझिए। कहा गया कि अगर हम किसी चीज का जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि उससे पहले हम लोगों ने सीरीज में किस बात का जिक्र किया है और उसी को आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। यानी कि जनरल वर्ड जो होगा उसका स्पेसिफिक मीनिंग आपको देखना रहेगा।
यानी कि जनरल वर्ड इमीडिएटली फॉलो द क्लोजली एसोसिएटेड, यानी कि जनरल वर्ड का स्पेशल मीनिंग होगा। अगर मैंने बोला, एग्जांपल दूंगा ज्यादा आप समझिएगा, मैंने बोला पिज्जा, बर्गर, मैगी और पास्ता एटसेट्रा, इसका मतलब आप समझेंगे कि पिज्जा, बर्गर, मैगी, पास्ता, चेयर, टेबल, कैमरा, मोबाइल, ये तो फिर एटसेट्रा किस बात के लिए बोला? ये मैंने कब बोला? मैंने तो कहीं नहीं बोला, लेकिन आपको भी जब कोई बोलता है तो आप उस चीज को, एटसेट्रा का तो मतलब वो इसके अलावा। आइए ना लिटरल मीनिंग को तो देखिए, क्योंकि लिटरल में दिक्कत तभी तो जो है जाएंगे किसी रूल को खोजने के लिए। तो अगर एटसेट्रा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एनी अदर थिंग, या अगर लिख दिया और एनी अदर थिंग, अगर लिख दिया कि यू विल गेट हियर टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एंड एनी अदर थिंग, इसका मतलब जो है क्या वहां पे हम समझे लिकर? नो, क्योंकि जनरल जो है, जो इसके बाद जो वर्ड आएगा वो जनरल वर्ड आएगा, लेकिन उस जनरल वर्ड का स्पेशल मीनिंग होगा, एंड दैट स्पेशल मीनिंग शुड बी एसोसिएटेड विथ ऑल द अदर वर्ड्स। याद रखिए, इसीलिए लिखा हुआ एड्यूट्सम जेनरिस, जनरल वर्ड जो अब इसके बाद आएगा, एटसेट्रा का के बाद आएगा ना, और जनरल वर्ड, तो कहा एटसेट्रा के बाद और जो जनरल वर्ड आएंगे वो कहां से मीनिंग लेगा? वो स्पेशल वर्ड से लेगा। और वो स्पेशल वर्ड्स कौन सा हुआ? जो अभी उससे पहले आपने एटसेट्रा से पहले बोला, एनी अदर वर्ड से बोला। मैंने जब बोल दिया कोई भी, मान लीजिए कि मैंने बोला ब्रेड, बटर, जैम, दिस, तो उसके बाद मैंने बोला और एनी अदर सब्सटेंस, यू विल गेट इट स्टेशनरी शॉप, तो इसका मतलब बोले उसके अलावा बोल रहा है मोबाइल, चार्जर, ये सब, तो इसका मतलब और एनी अदर जनरल वर्ड, ये जनरल वर्ड मीनिंग कहां से लेगा? स्पेशल वर्ड। और वो स्पेशल वर्ड कौन कौन सा आया? यही हम जो मैंने बोला, ब्रेड, जैम, दिस, दैट। क्लियर है? हाँ या ना? ये कहलाया एड्यूट्सम जेनरिस, जिसका मतलब हुआ ऑफ सेम काइंड। अब देखिए इन दोनों में अंतर, अभी जब हमने जो पढ़ा था वो मिस्चीफ रूल था, दैट वाज डिफरेंट। अब इसमें अंतर क्या आ जाता है वो देखिए। ये क्या कहता है कि ये जब भी जाएगा एक कंटिन्यूएशन में जाएगा। किस में जाएगा? यानी पहले गिनती में कुछ दिया हुआ रहेगा। जैसे वहां तो सिर्फ लिखा था ग्रीन वेजिटेबल, अगर वहां पे ग्रीन वेजिटेबल से पहले ये लिखा हुआ रहता, मान लीजिए कि पालक, भिंडी, बैगन या कुछ और, तो हम समझते कि इसका मतलब क्या है? एंड शुगर केन। तब हमें लगता कि ये किस रूल में आ गया? इस वाले में। लेकिन अगर सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल लिखा और उस ग्रीन वेजिटेबल को आप किसी और तरीके से क्या करने लगे? इंटरप्रेट करने लगे, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे रूल कौन सा लगेगा? मिस्चीफ। लेकिन आपको एक काउंटिंग में नंबर दे दिया गया है, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस एंड एनी अदर थिंग। तो इसका मतलब अब अगला चीज ऑरेंज जूस भी हो सकता है, पाइनएप्पल जूस हो सकता है, या वो झूम बराबर वाला जूस हो सकता है। ये कब होता? अगर मान लीजिए लिख दिया गया बियर, वोडका, ड्राई जिन एंड एनी अदर, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? टी, कॉफी? इसका मतलब अगला कोई चीज, शैंपेन अगर है तो वो उसमें आएगा या नहीं आएगा? तो यानी सारे अल्कोहलिक चीज हो गए। तो इसीलिए जब आप उसके बाद जनरल मीनिंग को देखने लगेंगे तो वो जनरल मीनिंग किसको फॉलो करेगा? जनरल वर्ड किसको फॉलो करेगा? स्पेशल वर्ड को। और वो स्पेशल वर्ड हमेशा काउंटिंग में रहता है। किस में रहता है? 1, 2, 4, 5 ऐसे करके दे देगा और उसके बाद लिखेगा एनी अदर और एटसेट्रा। अब एक एग्जांपल नीचे देखिए, जैसे लिखा हुआ है, सबसे नीचे आइए, देखिए तो जरा ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए तो खुद, तब मैं आपको ये केस और एग्जांपल समझाता हूं। इफ लॉ रेफर टू ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड एनी अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स वुड नॉट इंक्लूड एरोप्लेन। क्यों भाई? एरोप्लेन को क्या फूंक के चलाते हैं? वो जहाज वाला है? नहीं, एरोप्लेन में मोटर नहीं लगे होते हैं, पावर मोटर।
जबरदस्त पावर मोटर लगा रहता है, सब में तो वही प्रिंसिपल है। तो ये जो है वो क्या यहां पे अगर कहीं लॉ में बोला हुआ है कि इफ यू आर रनिंग दीज व्हीकल्स यू नीड दीज काइंड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसका मतलब क्या वो प्लेन के लिए भी बोल रहा है? नो। अब जो जनरल वर्ड आएगा, जो इसके बाद आएगा, वो मतलब कहां से लेगा? इन्हीं स्पेशल वर्ड से। जो स्पेशल वर्ड्स में लिख दिया है ऑटोमोबाइल, ट्रक, देख रहे काउंटिंग आ गया, ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड एनी अदर, ये सारे के सारे मोटर व्हीकल पावर ड्रिवन है, बट ये कहां चलते हैं? तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे स्कूटी बोलूं तो वो इसमें कवर होगा या नहीं? क्यों होगा? मोटरसाइकिल लिखा है, कहां लिखा है? व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन। स्कूटी कहां लिखा हुआ है? नहीं ऐड देता है, व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन, नहीं लिखा हुआ है। क्या करें? मतलब लेंगे या नहीं? स्कूटी आएगा या नहीं इसमें? बिल्कुल आएगा, क्योंकि स्कूटी जो यहाँ एक जो है जनरल वर्ड जो इसके बाद आया वो स्पेशल वर्ड के अकॉर्डिंग ही आया, जहां पे जो है काउंटिंग में पहले से ही मोटरसाइकिल और ये सारे चीज दिया है, वो सब पावर से चलते हैं, पावर व्हीकल्स हो गए। वैसे ही आपका क्या है? स्कूटी भी हो गया। क्लियर है? अब अगर यहां पे साइकिल है तो देख लीजिए, सोच लीजिए, मोटरसाइकिल देखिए, एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल लिखा हुआ है, यही वर्ड को देखिए, तो साइकिल इसमें। अच्छा, पानी वाला शिप आएगा, क्रूज? नहीं, वो क्या ऐसे करके ठेल ठेल के चलाते, चप्पू से चलाते हैं, वो वाला पावर से चलता है नहीं, लेकिन वो इसमें शामिल। तो ये मैं मानूं कि इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है। अब इसके लिए कुछ पंच लाइन याद रखना है। जो आपको केस लॉ के लिए समझना वो सब आप समझ चुके हैं, लेकिन अब एग्जाम में हमारे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है या सिर्फ सब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। आप कहेगा सर डिस्क्रिप्टिव छूट जाएगा, केस लॉ भी नहीं छूटेगा, लेकिन अभी भी डिस्क्रिप्टिव एक छूट जाएगा, क्योंकि वो कभी कभी इसमें क्या पूछ देते हैं, इस इंटरप्रिटेशन में ये चीज पूछ देते हैं कि व्हेन वी कैन अप्लाई रूल ऑफ एज्यूस्टम जेनेरिस, इस रूल को अप्लाई कब करेंगे? सब कुछ आप समझ रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए इसी तरह पॉइंट वाइज मैनर में कब अप्लाई करेंगे। जरा देखिए कब अप्लाई कर रहे हैं। द स्टैट्यूट कंटेन एन इन्यूमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड। इन्यूमरेशन का मतलब काउंटिंग होता है। दिक्कत होगा तो आप उस समय क्या लिख लेंगे? काउंटिंग। उसी का सिनोनिम्स क्या है? इन्यूमरेशन। काउंटिंग में नहीं देखा अभी अपनी काउंटिंग में, देखिए जरा 1 2 3 भी मैंने किया था, ये। अगर ये नहीं रहा तो किसमें ठेलिएगा, किसमें भेजिएगा? आपने नहीं देखा? अभी अभी हमने कहा ग्रीन वेजिटेबल, एग्जाम्पल में नहीं था, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल था तो बोला कि ग्रीन वेजिटेबल मतलब जो है वो भिंडी, और ये मत समझना। अगर वहां पे ये लिख देता कि लेडीज फिंगर तो दिस फिंगर तो दैट फिंगर, और तब वहां लिखता एनी अदर वेजिटेबल, तो वो कौन से रूल में लेते उसको? एज्यूस्डम जेनेरिस में। लेकिन वहां पे सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल सेल्स टैक्स वाले दायरे से बाहर ना निकल जाए, लगाना रहा, तो कौन सा लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल किया? क्या मैं ये चीज कन्वे कर पा रहा हूं एकदम साफ तौर पे, यस या नो? ऐसा इसीलिए क्योंकि केस लॉ में आप ना फंसे, और केस लॉ में तभी नहीं फंसे क्योंकि आपको दे देगा सिचुएशन और पूछेगा कौन सा रूल लगेगा। समझ रहे मेरी बात? और मैं खुद देने वाला हूं ऐसा एमसीक्यू, कौन बढ़ेगा करोड़पति जब चलेगा, उसमें ऐसे ही ऐसे रहेंगे, क्योंकि अभी बिना पढ़े दूंगा तो मजा नहीं आएगा। सब पढ़ने के बाद जब बोलेंगे सर 4 डाला, अब आप पूछो, तो फिर यहां पे चलेगा कि वो क्या है, क्योंकि उसका आंसर मैं नहीं दूंगा। आंसर जो है वो हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, और आपको जो दिया हुआ रहेगा कॉपी, जो बुक दिया हुआ रहेगा, उसमें आप अपना पेंसिल से क्या करते जाएंगे? टिक मारते जाएंगे। एंड आई सजेस्ट कि पेंसिल से टिक इसीलिए मारना है ताकि बाद में उसे फिर मिटा देना है, फाइनल आंसर अपना कहीं पीछे लिख लेना रहेगा, और दोबारा खुद से क्या करें हम? प्रैक्टिस कर सके। और ना कि नहीं सर हम बहुत ईमानदार हैं, वो हमारी नजर नहीं जाती है। आपको भी पता है आप कितने ईमानदार हैं, तो इसीलिए जो है वो उसी प्रोसेस से जाएंगे। तो अब मुझे बताइए, इन्यूमरेशन वर्ड क्लियर है? इन्यूमरेशन मीन्स क्या हुआ? काउंटिंग। काउंटिंग वाला में रहा तो, नहीं रहा तो कौन सा लग जाएगा? चलिए, द मेंबर ऑफ इन्यूमरेशन कंस्टिट्यूट अ मेंबर ऑफ इन्यूमरेशन मीन्स जो गिनती वाले हैं, जो काउंटिंग से आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ब्रेड, बटर, ये सब सब ईटेबल थे। मैंने अगर बोला था टी, कॉफी, ये सब सब बिवरेजेस में आते थे।
लेकिन अगर वहीं बोलूं अगर जो है कि बियर, वोडका, जीन, तो ये सब अल्कोहलिक प्रोडक्ट में आते हैं। अब अच्छा रुकिए, एक बड़ा अच्छा चीज आया दिमाग में। अगर मैंने बोला बियर, शैंपेन, वोडका, ड्राई जीन, रम, एनी अदर, तो क्या कोई कफ सिरप इसमें ले सकता है? अब यही मुझे देखना है। रुकिए, इसको यहीं पे होल्ड करते, थोड़ा आपके दिमाग में चलने देते हैं और इसको लास्ट तक लेके चलते, कहीं इससे कुछ आपको क्लू मिले। लेकिन अगर मैं भूल भी जाऊं तो इसको खत्म होने के बाद मुझे बोलिएगा सर उस एग्जाम्पल पे डिस्कशन करना है। चलिए, द मेंबर ऑफ द इन्यूमरेशन कंसिस्ट ऑफ अ क्लास, क्या होना चाहिए? सेम क्लास का होना चाहिए। और ये सेम क्लास पे लेकर के अगर मैंने बोलना शुरू किया तो तकरीबन मुझे 10 to 15 मिनट्स लगेंगे इसको पूरा क्लियर करने में। आप बोलिएगा सर ऐसे क्यों बोलते हैं आप हमेशा? देखिएगा जब बोल दूंगा तब आप कहिएगा कि वो जस्टिफाइड था, या आपको अभी भी लग रहा होगा कि आप ये सब समझ गए। जैसे फैक्ट्री आपने शुरू में ही समझ लिया था, वो घूमता गया और क्या होता गया? उलझता गया, लेकिन अंत में क्लियर हुआ या उलझा ही रह गया? तो अभी थोड़ा सा उलझाते हैं आपको। फिलहाल क्लास का मतलब तो क्लियर है। अगर वेजिटेबल है तो वेजिटेबल, इटेबल है तो इटेबल, जिस कैटेगरी का है उसी में रहे। अगर पावर ड्रिवेन है तो पावर ड्रिवेन में भी, अगर आप ध्यान से सोचिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा देर आपके दिमाग में छोड़ रहा हूं कि अभी जो डिस्कशन करेंगे आपको खुद लग जाएगा, नहीं सर ये वाला तो हो रहा है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो हो रहा है, लेकिन सर कुछ और भी तो आप आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्लास वगैरह ये सब वर्ड भी तो यूज कर रहे हैं। सब तो चल रहा था आपका जो है वो पावर से ही, नहीं चल रहा है मोटर पावर से ही। एरोप्लेन बोला तो क्यों आप नाराज हो गए? शिप बोला पानी वाला तो कहां आप माने मेरी बात को? क्या उसमें पावर नहीं लगे हुए हैं? क्या मैंने यहां पे साइकिल बोल दिया, साइकिल बोलता तो समझता कि आपने बोल देते सर ये सब तो पावर से चल रहा है, ये कहां पावर से चल रहा है? तो एक पावर और दूसरा एक क्लास भी एक चीज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? लैंड बेस्ड व्हाट? सिर्फ पावर ड्रिवेन ही नहीं ले लेंगे आप, बल्कि ये भी देखिएगा कि वो किस क्लास का है। तो देखिए दूसरा वर्ड क्या आ गया? कंस्टिट्यूट अ क्लास। मुझे लग रहा है आप उस आंसर के पास अब पहुंच रहे होंगे। ठीक है, फिर करते हैं डिस्कस। ए जनरल टर्म फॉलो द इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मीन्स काउंटिंग वाले, तो जनरल टर्म जो उसके बाद आते हैं। अभी मैंने बोला जनरल टर्म किसको फॉलो करेंगे? स्पेशल वर्ड को ही। और वही स्पेशल वर्ड क्या है? यही तो है इन्यूमरेशन, जो काउंटिंग में पीछे है, ब्रेड, बटर, ये सब। आइए, देयर इज अ डिस्टिंक्ट जेनस। जेनस का मतलब जाति हो गया, टाइप हो गया, क्लास हो गया। विच कंप्राइज मोर देन। कहा यह तभी मामला आएगा जब दो अलग अलग तरह के क्लास के चीज होंगे, तब ये मामला उठेगा। बात सही है। एक जो है वो लैंड पे चढ़ने वाला और एक क्या हो गया? हवा में, तभी ना ये मसला उठा। यहां पे अगर मैंने स्कूटी बोल दिया तो कहां कोई मसला उठा, लेकिन जैसे ही प्लेन बोला तो उठा, जैसे ही मैंने पानी वाला मोटर बोट बोला तो उठा मसला या नहीं उठा? क्यों उठा? क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के, अलग अलग जेनस के, अलग अलग कैटेगरी के हो गए। यही बात यहां लिखा हुआ है। देयर इज नो क्लैरिटी मैनिफेस्टेड इंटेंट दैट द जनरल टर्म बी गिवन अ ब्रॉडर मीनिंग दैट द डॉक्ट्राइन रिक्वायर्ड। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है जितने भी तरह की चीज, उसके एक्सप्लेनेशन को कहते हैं क्या? इसको डॉक्ट्रीन भी पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इन चीजों को। तो देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है? देयर इज नो क्लियरली मैनिफेस्टेड दैट, मतलब उनका इंटेंशन कहीं भी क्लियरली ये नहीं दिया हुआ कि भाई इसके अलावा मतलब बताओ। अगर कहीं साफ तौर पे ये बात नहीं लिखी हुई है कि जो मैं कह रहा हूं इनके ब्रॉडर मीनिंग में जाना है, तब तक आपको हमेशा उसी स्पीसीज, उसी जेनस में क्या करना रहेगा? रहना रहेगा। अगर यहां पे जो है, अगर लिखा हुआ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो यहां पे व्हीकल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ जो लैंड पे चल रहा है। स्कूटी ले सकते हैं, कार लिखा तो आप जीप इसमें लेंगे या नहीं? ट्रैक्टर, ट्रक लिखा, आप जो है स्टार बस लेंगे या नहीं लेंगे? मेटाडोर गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे? जिसको यहां लोकल में छोटा हाथी कह देते हैं, वो लेंगे या नहीं लेंगे? ग्रामीण सेवा वाली गाड़ी आएगी या नहीं? आरटीवी आएगा या नहीं? वो सब आएगा, जबकि इतने नाम नहीं लिखे हुए हैं।
लेकिन अगर हमने वहां पे बोला एरोप्लेन या हमने बोला पानी वाला शिप तो आएगा, साइकिल बोला तो आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां पे मैं बोल दूं साफ तौर पे, इतने चीज बोलने के बाद एंड द व्हीकल्स विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इन वाटर एज वेल, अब होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? अब क्यों, क्या किया मैंने? स्पेसिफिकली इतने एग्जाम्पल के बाद बोला, इसका मतलब अब यहां पे आप जो है वो साइकिल शामिल करेंगे या नहीं? एरोप्लेन ना क्यों करेंगे? तो मैंने तो बोला इन वाटर बोला, तो इसका मतलब अब आप पानी वाला जहाज लेंगे या नहीं? हवा वाला जहाज लेंगे? क्यों? अब अगर यहां पे स्कूटी बोलूं तो लेंगे? क्यों? वो कहां वाटर में चलता है? हाँ, इसका मतलब मोटर व्हीकल्स तक तो बोल ही रहा हूं, यहां तक तो उस जेनेसिस में जाए लीजिए, और साथ ही साथ बोल रहा हूं कौन सा वाला ले लीजिए, जो पानी में चलता है लेकिन मोटर बेस्ड हो। क्या इसका मतलब वो वाला हो गया जो पैडल मार मार करके हम लोग जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं? क्वालिटी टाइम तो नहीं बोलेंगे, या ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे वाला तो थोड़ा कम चलता है, ज्यादातर देखता हूं पैडल मारने वाला नहीं होता है, जिसमें कोई मोटर वगैरह नहीं लगा होता है। क्या वो शामिल होगा? क्यों? उस पर मैं सामान रख के इधर से उधर पहुंचा दूं तो का मोटर बेस नहीं है। क्लियर है? भले बहुत सामान रख करके, देखते हैं नाव वाला ऐसे करके जो जाता है, देखिए बड़े बड़े उस पे जो है वो कार तक रख के निकल जाता है बहुत सारे जगहों पे, नाव पे। तभी तो बोलते हैं कभी गाड़ी पे नाव तो कभी नाव पे गाड़ी, खुला सा नाव जैसा रहेगा, उसके ऊपर लोग जो है बाइक वगैरह सब रख करके क्रॉस करते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले टीवी में दिखलाया था, अदरवाइज उनको जो है वो 163 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, और ऐसे जो है वो मुश्किल से जो है वो 700 या 800 मीटर का वो ट्रेवल करना पड़ता है। तो उसमें पानी वाले वो नाव चलते हैं, उसमें कोई मोटर नहीं है, ऐसे करके बांस जैसा रहता है, उसको ऐसे करके डालते हैं, फिर ऐसे ठेलेंगे, फिर ऊपर ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। देखा है कभी इस तरह का नाव? नहीं देखा है? सर्च करूं, एक बार देखते हैं। ये बस इसको ये पानी में डालते हैं और फिर जो है वो आगे की ओर मूव कर जाते हैं। दूसरा इससे बेहतर कुछ देखते हैं। ये भाई पूरा बना ही ले, बस अब ये मैं दिखलाना चाह रहा हूं। यहां पे देखिए कोई चप्पू नहीं है, उसी को जो है मिट्टी में जो है वो ज्यादा अंदर तक वो गाड़ के तब चलते हैं। ये तो ऐसे करके कर रहा है, लेकिन इसमें भी जो है वो बेहतर वो रहता है जो एकदम भीतर तक क्या करेगा, लगेगा कि वो उसके सहारे उसे ठेल रहा है, जैसा वो पर्सन का दिख रहा था, लेकिन जो आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था। हालांकि वो ढूंढना जरूरी है, वो अच्छा एग्जाम्पल था। ये अगर दोबारा ये देखिए, बस ये जो आपको इतना बड़ा सा जो ये बंबू दिख रहा है, ये बहुत लंबा सा बंबू रहता है, और इसको करते क्या है, इसको वो बस ऐसे करके देखिए दिया, और इतने लंबे वो होते हैं कि गहराई जितनी होती है नदी की, उससे ज्यादा ये बड़ा बंबू रखते हैं, ताकि नीचे जमीन तक जाकर के उसको क्या कर सके, ताकत लग सके। आप सोचिए ना, आप खुद जा रहे हैं और जमीन में अगर आपका डंडा सट जाए, ऐसे करें तो बहुत तेज नहीं भागेंगे। पानी में ही आप रहते, कैसे आप जो स्विमिंग पूल में ही है, नीचे पैर से धक्का मार देते हैं तो नहीं ऊपर की ओर उठ जाते हैं। वैसे ही वो क्या कर रहा है, बस इस बम्बू को जो है, वो बम्बू स्टिक को जो है, वो बड़े से बम्बू को भीतर डाल रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उसे जो है वो वहां से जर्क लग रहा है और उससे वो आगे की ओर बढ़ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये टिक करते हुए। अब जरा सोचिए कि इस तरीके से जब वो चीजों को क्या करके लेके जा रहा है, तो क्या ये वाला जो है वो हमारे उस दायरे में आएगा जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन डन थ्रू इन वाटर, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन बाय द व्हीकल इन वाटर। क्यों? इसमें नहीं है पावर की, और इसी में जो है अगर लगा दे, ओ ये आपका वो चीज है, वीडियो है या ये क्या है?
ये देखिए दूसरे भी जो जा रहे सबके सेम तरीके, पीछे सबसे पीछे बैठा हुआ है और चप्पू चलाने वाला काम ये नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, बस उसको जो है वो क्या करेगा, वो जमीन तक पहुंचाना काम है, इस बम्बू को जमीन तक ऐसे करके ठेलेगा, फिर बहुत तेजी तेजी से उसको ऊपर करेगा, फिर थोड़ी दूर जाएगा, फिर जो है उसको क्या करेगा, जमीन तक टिकाएगा और फिर उसको फेंकेगा। और इसके ऊपर तो आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को यहां ये बिठा करके ले जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो इसको आप इस दायरे में रखेंगे, नो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो मोटर नहीं लगा हुआ है। अब देखिए बोट रनिंग, अब देखिए ये जितने भी अब आप देख रहे हैं, ये यही मैं दिखलाना चाह रहा था, ये जो लोगों को आप देखिए, इसमें कोई भी जो है वो हाई फाई मोटर नहीं लगा हुआ, इसमें एक जनरेटर लगा रहता है, इसीलिए मैंने बोला लोकल मोटर। ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या रहता है, एक ना इसमें बांस के थ्रू जाते हैं, इसमें क्या होता है कि जो जनरेटर नहीं होता है जिससे आटा चक्की वगैरह चलता है या जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे पानी वगैरह जो है वो खेतों में सींचा जाता है, अगर देखे हो, उस मोटर को यहां लगाया जाता है और वो जो है वो जर्क देता है और वो धक 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 करता हुआ इन लोगों के बीच में वो रखा हुआ है और उससे जो है वो क्या हो रहा है, नाव आगे चल रही है। अगर वो ऐसा लगा हुआ है तो बताइए वो कवर होगा या नहीं, क्यों होगा, क्योंकि वो क्या है, भले वो छोटा ही सा है लेकिन वो क्या है, मोटर है। लेकिन वही अगर उठा करके उसे जो है वो बॉम्बू वाले स्टिक से अगर हम आगे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो अब अगर हम वापस अपने केस लॉ पे आए, तो अगर मैंने बोला ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल एंड अदर motor powered vehicles including the vehicle used for transportation in water, तो क्या साइकिल कवर होगा, एरोप्लेन, बड़े वाले शिप, क्रूज वगैरह जो बॉम्बू से जो है वो जो चल रहे हैं धक्के दे दे करके, और अगर उस पर जनरेटर वाला जो है छोटा सा जो है नाव है तो वो होगा या नहीं, क्लियर है। चलिए अब देयर इज नो क्लैरिटली मैनिफेस्टेड, अगर ये साफ तौर पे नहीं लिखा हुआ है कि इसको भी इंक्लूड करना है तो इसका मतलब हम उसको क्या रखेंगे, एक्सक्लूड। और याद रखिएगा ये हमें किसी और भी जो है वो इंटरप्रिटेशन पे लेके जाएगा। When something is expressly included, this means कि other thing has been excluded. When something is excluded, that means all things are included. ये सब चीज आएगा आगे, लेकिन फिलहाल इतने पे ये क्लियर माने। चलिए अब हमारा जितने भी जो है वो यहाँ पे एस्पेक्ट हैं प्राइमरी के, देखिए तो प्राइमरी में हमने कहां तक का रूल जो है वो क्या क्या रूल कहा था, कौन सा वाला, कफ सिरप वाला। तो कफ सिरप वाले एग्जाम्पल पे अगर आए, अगर हमने एग्जाम्पल दिया बियर, जिन, वोडका, खुल जिन वाला नहीं, रगड़ने वाला जिन नहीं, पीने वाला ड्राई जिन या रम, एंड कफ सिरप, इसका एंड नहीं बोला, एंड अदर बीवरेजेस, तो क्या इसका मतलब कफ सिरप इंक्लूड है, उसमें भी तो अल्कोहल है, बिल्कुल हाँ, इस क्लास में नहीं है। अब देखिए फिर क्लास का मतलब हो गया कि उस जो है वो स्पेसीज में नहीं है, उस जेनस में क्या वहां इन्यूमरेशन नहीं है, काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग है, लेकिन काउंटिंग के साथ साथ एक और भी चीज है, और वो क्या दिया हुआ है कि भाई काउंटिंग के साथ क्या लीजिए, और क्लास नहीं है। क्लियर है। अब याद रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन केस लॉ में देंगे या नहीं, मैं तो एक भी इंटरप्रिटेशन ना दूं, मैं तो सिर्फ क्या बना के दूं, खुद ब खुद प्रोविजन का चेक हो जाएगा कि बंदे को प्रोविजन पता है या नहीं पता है। अब देखिए जितने भी हमारे प्राइमरी इंटरप्रिटेशन हैं उसमें कौन कौन से थे, लिटरल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन कर लिया, रूल, रीजनेबल, लॉजिकल, गोल्डन हो गया,
रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, मिसचीफ रूल हो गया, रूल ऑफ एडज्यूस्टम जनरलिस हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की कि इंटरप्रिटेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, और हमने कंक्लूड किया कि इंटरप्रिटेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि जो है हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ को बना रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो जो इस लॉ को क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट। ये दो अलग अलग बॉडी है, किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी ना आ जाए, इसलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी। इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहा गया कि एक गाइडलाइन होना चाहिए, कि ये नहीं कि पहले तो हमें जो है वो स्टैट्यूट को समझने में दिक्कत हुई क्योंकि बनाया लेजिस्लेचर ने है, उस पर काम कर रहे हैं कोर्ट, और उसके बाद अलग अलग कोर्ट में अलग अलग जज बैठ रहे हैं। पता चला इन्होंने ऐसे इंटरप्रेट कर लिया, इन्होंने ऐसे इंटरप्रेट कर लिया, तो कहा नहीं, इसीलिए उन्होंने इंटरप्रिटेशन के भी क्या बनाए, इंटरप्रिटेशन के भी रूल बनाए। और जो रूल हमारा बनाया, उस रूल को हमने कितने कैटेगरी में बांटा, 2 कैटेगरी में। एक हमारा कहलाया कौन सा, और एक हमारा कहलाया अदर रूल्स या सेकेंडरी रूल जिसे हम कह देते हैं। प्राइमरी रूल जो है उसको एक एक करके हमने पढ़ा। पहला क्या था, इसका इस्तेमाल कब होगा, जब किसी भी तरह का कोई एम्बिग्यूटी ना हो तो इसका इस्तेमाल होगा, और उसमें हम वर्ड का कौन सा मीनिंग लेंगे, प्लेन, लिटरल, ग्रामेटिकल मतलब लेंगे। ठीक है, हम जब रूल ऑफ रीजनेबल, रूल ऑफ लॉजिकल, रूल ऑफ गोल्डन रूल, इन पे कब आएंगे, कब आएंगे, हाँ, जब मल्टीपल मीनिंग हो और लिटरल इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलेगा। मल्टीपल मतलब तब हम कौन सा इसका मीनिंग लेंगे, सेंसेबल मीनिंग लेंगे। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसका इस्तेमाल कब होगा, हाँ, जब एक ही स्टैट्यूट के डिफरेंट प्रोविजंस में या डिफरेंट स्टैट्यूट के प्रोविजंस में क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हमें जो है उन सबको एक साथ इन टोटलिटी क्या करना है, कंप्लाई करना है। तो इसीलिए हम क्या लेंगे उसका, ताकि हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ताकि हम सबको वेटेज दे सके और सबको क्या कर सके, कंप्लाई कर सके। क्लियर है। देखिए अब आप ज्यादा चीज पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें कौन सा रूल और इसमें कौन सा रूल, और रहेगा वो ऑब्जेक्टिव का पार्ट, केस लॉ में भी रह सकता है, इसीलिए बार बार ये रिवाइज करा रहा हूं। अब आया इसके बाद हमारा मिसचीफ या हिडन रूल या बेनिफिशियल, तीनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम पे ही पूछ देगा किसको और किस नाम से जाना जाता है एमसीक्यू में। मिसचीफ रूल, हिडन रूल कब लगाएंगे, इसका मतलब है कि हमें ये उस समय इस्तेमाल करना होगा जिस समय हमें लग रहा है कि अगर ये वाला मतलब लिया तब तो एक्ट का पर्पस ही डिफीट खत्म हो गया। तो जब उसका दो मीनिंग, एक इस तरफ ले जा रहा है, एक बात इस सेंटेंस का एक मतलब इस तरफ ले जा रहा है जहां एक्ट ही खत्म हो जाएगा, और दूसरा जो जाकर के एक्ट के पर्पस को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, एक डिफीट कर देगा और एक रिलीफ देगा। तो हम रिलीफ की तरफ जाएंगे या डिफीट की तरफ, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में बात आया था, हमने जो कहा था ग्रीन वेजिटेबल सुगर केन वाला, लेकिन अगर हम बात करें रूल ऑफ एडज्यूस्टम जनरलिस का, तो काउंटिंग में जो अभी तक हमने कहा, यानी कि अगर कोई चीज इन कंटिन्यूएशन है, इन काउंटिंग है, इन्यूमरेशन में है, तो अगला उसका कौन सा वर्ड आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उससे पहले जो काउंटिंग में आए हुए हैं वो वर्ड क्या कहता है। यानी जो हमारा आगे का जो है वो वर्ड, जनरल वर्ड जो आगे आने वाला है वो डिपेंड करेगा, जो पीछे हमने स्पेशल वर्ड काउंटिंग में बोले हुए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो उसी क्लास का होना चाहिए। ये दो चीज क्लियर है। और इसी में हमने दुनिया भर के क्या लिए, एग्जाम्पल वगैरह लिए, कि जब हम जो है वो बात करें मोटर व्हीकल्स की तो उसमें जो इसका मतलब शिप और एरोप्लेन जैसा चीज नहीं आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी रूल ऑल अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग ये अलग, कहा गया कि पहले लगा लो ऊपर वाला, उसके बाद नहीं है तो इसको इस्तेमाल करना, लेकिन कोर्ट को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बस पढ़ते वक्त ही इंस्ट्रक्शन है। कोर्ट को कहा गया कि आपके सामने ये 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 के 9 है, कुछ और भी है, जो सुटेबल है उसको क्या करो, इस्तेमाल करो। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि किस जगह कौन सा लगेगा वो गाइडलाइन जरूर याद रखना है। ये नहीं कि जहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन लग सकता है वहां पे, जहां पे प्लेन मीनिंग हो सकता है वहां सेंसेबल मीनिंग लेंगे, वहां पे डिफीट और मिसचीफ की बात करेंगे, वहां पे क्लास और जेनेसिस की बात करेंगे, वहां पे इन्यूमरेशन की बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब ये जो हमारा बचा हुआ है सेकेंडरी रूल, और कोर्ट जब इन चीजों के बेसिस पे फैसला देने लगेगा तो कोर्ट को क्या कोई प्रिजम्पशन लेने का राइट है? प्रिजम्पशन रिक्वायर्ड कब होता है? क्यों प्रिजम्पशन ले? जब एक्ट बना हुआ है, स्टैट्यूट बना हुआ है, इंटरप्रिटेशन बना हुआ है, फिर प्रिजम्पशन वर्ड कहां से आ गया? तो ये प्रिजम्पशन वर्ड क्या है और किस किस तरह का प्रिजम्पशन हमें लेना पड़ेगा? साथ ही साथ अगर हम किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो कौन कौन सा ऐसा मदद है जो हमें स्टैट्यूट के भीतर ही मिलेगा और कौन सा ऐसा चीज है जो स्टैट्यूट के बाहर मिलेगा? तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। ये आपका सबसे फेवरेट लाइन है। चलिए, तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।